पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त किया गया। लीक हुए पेपर की दोबारा परीक्षा होगी। 3 सप्ताह में नई तारीख घोषित करवाई जाएगी। डीजीपी ने कहा, पेपर लीक कांड में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों से एसओजी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल 8 आरोपी एसओजी की हिरासत में है। पूछताछ की जा रही है। एसओजी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई और जानकारी सामने आ सकती है। 14 मई को ही दूसरी पारी का ये पेपर लीक हो गया था। इस बार माना ये जा रहा था कि तमाम दावे किए जा रहे थे पेपर की सुरक्षा के और सफल आयोजन के, लेकिन हुआ नतीजा वही कि कांस्टेबल का पेपर भी लीक पाया गया। 8 आरोपी इस समय पुलिस के पास हैं और इनसे पूछताछ कर रही है एसओजी। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है? इन 8 आरोपियों ने इस पेपर को कहां तक पहुंचाया, कितने लोगों ने इस पेपर की खरीद फरोख्त की, और इन तमाम सवालों की जानकारी फिलहाल एसओजी जो है वो इन 8 आरोपियों से पूछ रही है। राजस्थान पुलिस की परीक्षा कराने में ये चूक हुई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और अब उसे रद्द भी कर दिया गया है। दौसा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने और पेपर लीक के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानी। बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने अभ्यर्थियों को निराशा पैदा करती है और एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और जो 14 मई की दूसरी पारी में जो परीक्षा हुई थी वो दोबारा परीक्षा होगी। हम दौसा में खड़े हैं और यहाँ के अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि किस तरह की उम्मीदें थी। नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर आई, क्या उम्मीद थी और अब भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या कहोगे? जो ये पेपर लीक हुआ है ये बता रहा है कि जो नकल विरोधी कानून था वो धराशायी हो गया, कहीं पर भी वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। पेपर से 3-3 घंटे पहले हमारी एंट्री करवा ली और 3-3 घंटे पहले ही पेपर आउट हो गया और अब इससे हमारी मानसिक क्षति तो हुई है, बाकी हमारा पैसा भी लगा है, हमें दोबारा कोचिंग करनी पड़ेगी। इस तरह हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। कितने किलोमीटर दूर एग्जाम देने में जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर आए थे? 500 किलोमीटर का दूर लोगों ने सफ़र तय किया है। यहाँ से वहाँ जाना और फिर परीक्षा देना, इतनी बड़ी डिस्टेंस में वैसे ही मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि एक पास में सेंटर हो तब तो आराम से दे सकता है, लेकिन दूर सेंटर होता है तो मानसिक रूप से क्षति हो जाती है, जिससे पेपर अच्छे होने की संभावना कम हो जाती है। आप बताओ, पेपर लीक हुआ है, क्या उम्मीद थी कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि विधानसभा में भी इस बात आई थी, नकल विरोधी कानून बनाता है। अब क्या रहा? अब ये रहा, नकल विरोधी अब नहीं हो पाई और पेपर भी अच्छा गया था काफ़ी। और दूर सेंटर आया, 500 किलोमीटर दूर से, दौसा से डिस्ट्रिक्ट से आ गए और नकल करने की जरूरत है। वैसे निराशा हुई है और बहुत विगस्त कास्ट हुई है। बिल्कुल, परीक्षार्थी निराश हैं। क्या उम्मीद थी और क्या कहोगे सरकार द्वारा बार बार जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्या है? सर, जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर हमें सेंटर दिया जा रहा है। यहाँ पे बंदे दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं घर वालों का नाम रोशन करने के लिए, और यहाँ पे प्रशासन की है इतनी कड़ी वो सुरक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे हर साल मतलब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बंदे मतलब हर साल उनका एक साल इतना इंपॉर्टेंट है तो उस आधार पे उन पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। उनके घर वाले उनसे इतनी आस लगा के बैठे हुए हैं, जिसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़े ना बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ी कठिन काम नहीं बनाए। एग्ज़ाम से पहले जो पुलिस विभाग ये तमाम दावे कर रही थी कि अब की बार पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी चूक नहीं हुई, तो इसमें पुलिस विभाग की भी कहीं ना कहीं कमी है, चूक है और युवाओं के हित के लिए निराशा है। और सेंटर 300 किलोमीटर दूर था और युवा एक साल से दिन रात मेहनत कर रहा था, उसको निराशा हाथ लगी। आप क्या कहोगे? मतलब पुलिस जैसे विभाग की परीक्षाएं इस तरह लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो क्या निराशा होती है क्या परीक्षार्थियों में? क्या पुलिस प्रशासन, क्या मानते हो कि फेल हो गया राजस्थान में? बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन फैल रहा है इसमें। देखिए, यहाँ से उदयपुर पेपर देने गए, वहाँ पर काफ़ी इतनी गर्मी में फिर भी ऐसा हो गया, तो प्रशासन पूरी तरह से विफल है। और आगे भी क्या वो है कि आगे होने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो सही से हो पाएंगी। जो कानून बना है वो बिल्कुल भी
एक पारी का पेपर लीक मान रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अन्य पारियों का पेपर लीक हुए हैं? क्या हुआ है? अभी तो एक का ही हुआ है, बाकी अभी होना बाकी है, और जो हो गए हैं उनमें क्या हुआ है अभी आएंगे निकल कर साथ सामने। तो इसमें सभी मिले हुए हैं, बिल्कुल सरकार विफल है, बिल्कुल मतलब बेरोजगार रोने की कगार पर हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और इसी खबर पर विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। विष्णु, कुछ अभ्यर्थियों से हमारे दौसा संवाददाता ने बात की, बहुत निराश थे। उनका कहना था कि उनका समय भी गया और उनका पैसा भी गया। उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से ये तैयारी की थी, कोचिंग ज्वाइन की, 500 किलोमीटर दूर गए परीक्षा देने, वहां उनका आने जाने का पैसा लगा अलग, रुकने का पैसा लगा वो अलग, और उन्हें ये उम्मीद थी कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अब किसी तरह के पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आएंगी, और दावा भी यही किया गया था। लेकिन नतीजे वही ढाक के 3 पात, एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। विष्णु, ये देखिए, वाकई में जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है, क्योंकि हर किसी को एक उम्मीद होती है सरकारी नौकरी पाने की, और लगता है कि उसके बाद वो सेटल हो जाएंगे, भविष्य में सेटल होगा। कहीं होंगे शादी की बात होती है कि शादी की बात चल रही होती है, लड़का जो है जॉब लग जाएगा, समाज कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन और अभ्यर्थी काफी दावे से कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि इस बार जो है पेपर नकल जो है नहीं हो पाएगी, पेपर जो है लीक नहीं होंगे। लेकिन सारे दावे, सारे वादे, सारे सब कुछ खोखले साबित हुए। आखिरकार पेपर लीक हो गया। और मैं आपको बता दूं, सोडला इलाके में भी एक लड़का जो है हरियाणा का अभ्यर्थी है, वो पकड़ में आया है। उसके खिलाफ सोडला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके पास 142 क्वेश्चन का जो उत्तर थे, यानी क्वेश्चन जो बैंक था, वो उसके एक पर्ची में मिला है। अभ्यर्थी हरियाणा का रहने वाला संजय यादव है, उसके खिलाफ सोडला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। और 142 पन्नों की जो क्वेश्चन की जो आंसर है, उसकी पर्ची को वो बेल्ट के नीचे छुपा करके लाया था। तो ऐसे में एक और बड़ा खुलासा आज हुआ है, उसके खिलाफ सोडल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रारंभिक तौर पर छात्र ने बताया कि कल यानी कि 16 मई को जो अंतिम दिन का जो पेपर था, उसमें सुबह 7:27 पर, यानी परीक्षा 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 7:27 के ऊपर उसके 2 मोबाइल फोन के ऊपर पेपर्स को भेजा गया, उसके आंसर शीट उसको भेजी गई। तो ऐसे में एक और जो नकल का जो है मामला सामने आया है, और सोडला थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी विष्णु, मामला इसलिए भी और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर था, और बात जो है हरियाणा तक जा पहुंची है। चूंकि आपने बताया कि आरोपी एक हरियाणा से जुड़ा हुआ है जिसके पास पेपर का ये पर्चा था, तो इस बात की आशंका ज्यादा जताई जा सकती है विष्णु कि ये पेपर जो है बहुत लोगों तक पहुंचा है। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि आपको सबसे पहले बता दें कि एग्जाम 13 मई को शुरू होना था। उसके पहले 12 मई की रात को एसओजी ने जयपुर में ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने किसी अभ्यर्थी से 8 लाख रुपए में पेपर दिलाने का सौदा किया था। 4 लाख रुपए एडवांस ले लिए थे। ऐसे में एसओजी थी पूरी तरीके से जो चौकस थी। ऐसे में 12 घंटे पहले, परीक्षा शुरू होने के 12 घंटे पहले ही 2 लोगों को पकड़ लिया गया। उसके बाद में भिवाड़ी में 2 लोग पकड़ में आए, जिन्होंने 15 लाख रुपए में पेपर दिलाने का सौदा किया था। और हो सकता है उसके बाद कोटा में भी ऐसी तरह का गैंग पकड़ में आया, और कल भरतपुर में 5 युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास कुछ संदिग्ध जो है पेपर बरामद हुए। तो ऐसे में कोटा, जयपुर, भिवाड़ी और अन्य जगहों पर जो है पेपर की स्टैंड में लगाने वाले लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद कल जो खुलासा हुआ, उससे सभी दावों को खोखला साबित कर दिया, और यह साबित हो गया कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था, और आने वाले वक्त में उसका जो है जल्द ही उसको करवाया जाएगा। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव का बयान सामने आया। पेपर लीक बेरोजगारों के साथ धोखा है, राजस्थान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अपराधियों की संपत्ति सरकार जब्त करे, परीक्षा केंद्र की मान्यता को रद्द किया जाए। 23 मई को बेरोजगार सड़कों पर उतरेंगे। आज प्रदेश के बेरोजगारों का भविष्य संकट में है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा और खिलवाड़ है। राज्य सरकार के कानून का एक तरह से भद्दा मजाक उड़ा है। राज्य सरकार उस कानून की सख्त पालना करते हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करे, बुलडोजर चलाए, और जो परीक्षा केंद्र है उसकी मान्यता रद्द करे। और जो अपराधी है 10 साल की सजा का प्रावधान नए कानून में था, 10 साल तक उनको जेल में डालिए, उनके आर्थिक जुर्माना करिए, जिससे आने वाली भर्ती परीक्षाएं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, चाहे जेईन है, 1 लाख से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में होनी है, उन बेरोजगारों का भविष्य बच सके। इस कानून को सख्त लागू करना होगा, अन्यथा 23 तारीख को हम हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे।
आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2 आरोपियों को लेकर छत्तीसगढ़ गई है पुलिस। प्रोडक्शन वारंट पर छत्तीसगढ़ लेकर पहुंची है। सिरोही जेल में बंद थे मुकेश मोदी और राहुल मोदी। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ में दोनों के खिलाफ केस दर्ज है। अब तक जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। दो कैदियों को राजस्थान पुलिस छत्तीसगढ़ लेकर गई है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस इनसे पूछताछ करेगी क्योंकि इनके पास जो पैसा जमा था वो पैसा अब तक वापस नहीं लौटाया गया है। आदर्श सोसाइटी घोटाला मामला, प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। हाँ ठीक है, आज लॉटरी खुलेगी। शिक्षा संकुल में ये लॉटरी निकाली जा रही है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ये लॉटरी निकाल रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को इसमें फ्री एडमिशन दिया जाएगा। तो शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ये लॉटरी निकाल रहे हैं। महत्वपूर्ण ये लॉटरी इसलिए भी है कि उन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ये एक बहुत बड़ा तोहफा या सौगात कही जा सकती है कि अब इन बच्चों को सरकार की तरफ से फ्री एडमिशन दिया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है लेकिन एडमिशन 1 लाख को ही मिल पाएगा, वो भी लॉटरी के जरिए। खुद शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस समय मौजूद हैं और ये लॉटरी निकालने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में शिक्षा संकुल से लाइव तस्वीरें। एक बड़ी राहत उन परिवारों को जो अपने बच्चों को अच्छी जगह पर एजुकेशन देना चाहते हैं, उन परिवारों के लिए, और ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। हमारे साथ गोयल सर के साथ जो कि डायरेक्टर हैं, सीनियर टेक्नीशियन टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और हम राजेंद्र बिलावत जी से आग्रह करते हैं। बिलावत साहब आइएगा। सर राजेंद्र बिलावत जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे पधारें और इस अवसर पर हमारे डायरेक्टर साहब का, टेक्निकल डायरेक्टर साहब का स्वागत करें। तेरी आफत का कर देता नभ को अगणित दीपक, दिल को कनक राशि पहनाता, विदु को चांदी का परिधान। और हमारे एसीएस सर जो कि बहुत, और अब से कुछ ही पलों के अंदर 11:15 का समय दिया गया है। आपसे कुछ ही मिनटों के अंदर वो लॉटरी निकाली जाएगी। ये लाइव तस्वीरें शिक्षा संकुल से। मंत्री बीडी कल्ला यहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े शिक्षा अधिकारी उनके साथ इस समय मौजूद हैं और कुछ ही समय के अंदर लॉटरी निकालने की औपचारिकता पूरी की जाएगी और कुछ ही देर बाद में वो नाम भी सामने आ जाएंगे आज जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है। 2 लाख का आवेदन और 1 लाख को एडमिशन मिलेगा। पारदर्शी रखने के लिए, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन किया गया था और अब लॉटरी के जरिए उन नामों की घोषणा की जाएगी। सभी के नाम कुछ ही देर के अंदर सामने आ जाएंगे। किन बच्चों का एडमिशन हुआ है, सभी बच्चों को ये चॉइस दी गई थी, उनके परिवारों को ये चॉइस दी गई थी कि 1 से ज्यादा 5 स्कूलों के नाम भर सकते हैं। अपने आसपास मौजूद ऐसी 5 स्कूलें जिनके अंदर उनका एडमिशन के लिए नंबर आ सकता है। इस लिहाज से सभी बच्चों ने चॉइस के तौर पर 5-5 स्कूलों को चुना है। अब उन 5 स्कूलों में से बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में होता है ये कुछ ही देर के अंदर पता चल जाएगा। एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में। आरटी की लॉटरी अब से कुछ ही पलों के अंदर निकलने जा रही है।
अनुसार सारा जो आरटी का जो काम है उसको हमारे जो लगभग 40,000 जो प्राइवेट स्कूल है इसके लिए शिक्षा संकुल से ये लाइव तस्वीरें, और कुछ ही समय के अंदर लॉटरी निकाली जाएगी। मंत्री बीडी कल्ला इस लॉटरी को निकालेंगे और उन 1 लाख बच्चों के नाम सामने आ जाएंगे जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। कुल 2 लाख बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है, लेकिन एडमिशन मिल पाएगा सिर्फ 1 लाख बच्चों को। आरटी की लॉटरी कुछ ही देर के अंदर निकलने वाली है और सीधी तस्वीरें शिक्षा संकुल से इस समय। शिक्षा संकुल से ये तस्वीरें। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला लॉटरी निकालेंगे। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। 1 लाख बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगा और यह एडमिशन पूरी तरीके से फ्री होगा। सीधी तस्वीरें शिक्षा संकुल से। 11:15 बजे का समय दिया गया था लॉटरी निकालने का और शिक्षा संकुल के शिक्षा अधिकारी भी यहां इस बैठक में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का दौरा। बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं ओम बिरला। शक्तिनगर कैंप दफ्तर पर जनसुनवाई कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। आज सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। 3000 गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट दी जाएगी। यूआईटी ऑडिटोरियम बालाजी मार्केट में कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और शक्तिनगर कैंप जो दफ्तर है वहां पर ये जनसुनवाई इस समय चल रही है। एक से 1-to-1 बातचीत करते हुए ओम बिरला की आम तस्वीरें कोटा बूंदी क्षेत्र से जब भी वो दिल्ली दौरे से यहाँ पर आते हैं लगातार लोगों से मुलाकात करते हैं। उनके समस्याओं का समाधान करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। सभी के शिकायती पत्र वो यहाँ पर लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आज कोटा के बाद बूंदी संसदीय क्षेत्र में वो पहुँचे हुए हैं। और ये तमाम लोग इस जन सुनवाई में यहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी शिकायतों के साथ, अपनी अपनी मांगों के साथ, अपनी अपनी परेशानियों के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं ओम बिरला के साथ। और सभी
शिकायतों को वो सुन भी रहे हैं, समाधान निकालने की कोशिश, ये जन सुनवाई का सिलसिला उनका लगातार चलता रहता है और कोशिश ये रहती है कि इन तमाम शिकायतों को सुनकर इनका समाधान निकाला जाए। आज बूंदी संसदीय क्षेत्र में ओम बिरला, इसके साथ ही इस जनसुनवाई के साथ जो कि शक्ति नगर कैंप में चल रही है, इसके अलावा आज सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ भी करेंगे स्पीकर ओम बिरला। 3000 गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट उपलब्ध करवाई जाएगी। यूआईटी ऑडिटोरियम बालाजी मार्केट में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और ये खबर चोमू से है, जहां ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक ही परिवार के 5 लोगों की बात हो गई। क्रूजर में सवार 11 लोग घायल हो गए। गंगा में अस्थियां विसर्जन करके ये घर लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हरियाणा के ओढ़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चोमू से, एक परिवार के 5 लोग काल के गाल में समा गए। 11 लोग घायल हुए हैं कुल। बचे हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और विडंबना ये कि ये गंगा में अस्थियां विसर्जन करके लौट रहे थे। चोमू से दर्दनाक खबर। इस वक्त एक बड़े सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, बहुत ही दुखद घटना इसे कहा जा सकता है। जो परिवार खुद ही गंगा में अस्थि विसर्जन करके लौट रहा हो, उसी परिवार से 5 लोगों की मौत होना अपने आप में उस परिवार पर पहाड़ के टूटने जैसा है। हीरालाल। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि हरियाणा के बावल थाना इलाके की यह घटना है, जहां एक क्रूजर गाड़ी और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि जो क्रूजर गाड़ी में 11 अन्य लोग सवार थे वो भी घायल हो गए। मृतक चोमू के सामोद गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि एक जो परिवार है उनमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जो उसके बाद है क्रूजर गाड़ी में सवार होकर ये सभी लोग गंगा जी में अस्थियां विसर्जन कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में ओडी गांव के पास यह भीषण हादसा हो गया। पुलिस ने 500 शवों को मोर्चरी में रखवाया तथा घायलों का उपचार जारी है। हीरालाल, इस परिवार को सूचना दे दी गई है जिन परिवार से 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जो मृतक परिवार है उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। कुछ लोग जो वहां घायल हो गए थे उन्होंने फोन करके अपने रिश्तेदारों को इस हादसे की सूचना दी थी। सूचना के बाद कुछ लोग यहाँ से शवों को लेने के लिए वहां रवाना भी हो गए हैं। कुछ देर बाद वो हरियाणा वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हीरालाल, जो बचे हुए लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? क्या वो बचे हुए लोग भी इसी परिवार से जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल, ये सारे एक ही परिवार के लोग थे। उनमें कुछ रिश्तेदार थे, कुछ जो उनके खास जो निजी परिवार के लोग थे, वो सारे एक ही परिवार के सदस्य बताए जाए। हीरालाल से संपर्क टूट गया है। हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें, एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है हरियाणा के ओढ़ी गांव में। ये सभी लोग चोमू के सामूद के रहने वाले थे। अस्थियां विसर्जन करके गंगा से लौट रहे थे। इनके परिवार में मौत हुई थी और उसी के सिलसिले में ये गंगा घाट पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने अस्थियों का विसर्जन किया। और जब वापस लौट रहे थे अस्थियां विसर्जन करके, तो इनमें से 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जयपाल पुनिया हत्याकांड मामले में गतिरोध जारी है। पूर्व विधायक हरीश कुमावत अनशन पर बैठे। हनुमान बेनीवाल ने भीड़ जुटाने का आह्वान किया। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। नावा विधायक समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
तो नागौर से ये तस्वीरें, तीसरे या चौथे दिन ये धरना जारी है। जयपाल हत्याकांड को लेकर ये पूरा धरना दिया जा रहा है। यहां पर बीजेपी और आरएलपी लगातार सरकार से मांग कर रही हैं। तमाम बड़े सियासी चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जो इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ इस धरना या प्रदर्शन से ये मांग भी उठ रही है कि जयपाल के परिवार से एक शख्स को, उनके रिश्तेदार को या उनके अपने परिवार से एक शख्स को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा 50 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दी जाए। साथ ही साथ इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। और इसके साथ एक मांग और भी की जा रही है, जो नावा के पुलिसकर्मी हैं उन्हें, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर फिर से रुक करते हैं नागौर संवाददाता महेंद्र की तरफ। महेंद्र, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? में जो ताजा अपडेट है वो ये है कि मामले में पुलिस को परिजनों का सहयोग नहीं मिल रहा। इसके चलते शव है जो 4 दिनों से मोर्चरी में पड़ा रहा, और इस कारण नावा के एसडीएम ने नोटिस दिया था परिजनों को। मोर्चरी के बाहर नोटिस चस्पा किया और इस नोटिस का समय भी आज 10 बजे खत्म हो चुका है। एसडीएम ने जो नोटिस दिया उसमें यह चेतावनी दी थी कि अगर शव की इसी तरह दुर्दशा हुई तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो आज 4 दिन हो गए शव की दुर्दशा हो रही है। दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी और आरएलपी दोनों जो है अपना अपना तर्क दे रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज चौथा दिन है, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। अगर समय पर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो बाद में डॉक्टरों को पोस्टमार्टम करवाने में भी परेशानी आएगी और इससे जांच प्रभावित होने की भी आशंका रहेगी। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि आज चौथा दिन है और एसडीएम ने जो समय नोटिस में दिया था 10 बजे तक का, आज वो पूरा हो चुका है। अब आगे पुलिस क्या कदम उठाती है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि महेंद्र, आपने बताया कि नोटिस का समय खत्म हो गया है। जो नोटिस चस्पा किया गया था उसका जवाब परिवार वालों की तरफ से नहीं दिया जा रहा। आपने ये भी बताया कि इस समय शव की दुर्दशा भी हो रही है। अब जब नोटिस का समय पूरा हो चुका है तो आगे क्या प्रशासन इस मामले में जो है वो कदम उठाने जा रहा है? देखिए, जो नावा एसडीएम का नोटिस है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज 17 तारीख सुबह 10 बजे तक पोस्टमार्टम करवाकर आप शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई में अपन सीधा ये समझ सकते हैं कि कोई कानूनी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी पुलिस के द्वारा। अब कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पुलिस भी काफी दबाव में है। 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मामले का विरोध कर रही है और नावा के विधायक के आरोपी होने के चलते इसमें पुलिस पर भी काफी प्रेशर है। हालांकि पुलिस अभी भी समझाइश कर रही है। परिजनों को नोटिस देने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने नोटिस लिया नहीं, जिसके बाद नोटिस पुलिस ने चस्पा, ये तमाम चीजें हुई है। जो सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी है नेम सिंह, वो घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाम को ही नावा पहुंच गए थे, क्योंकि विधायक आरोपी है तो इसकी जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई। 3 दिन से वो बैठे हैं, अभी तक परिजनों के बयान भी नहीं हुए हैं। तो ये इस मामले में कुल मिलाकर जमकर राजनीति भी हो रही है। परिजनों का अपना पक्ष है कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए, क्योंकि जो स्थानीय एजेंसियां है वो विधायक आरोपी है, इस कारण सही जांच नहीं करेगी। पुलिस का अपना पक्ष है कि 4 दिन हो गए शव की दुर्दशा हो रही है, अगर इसी तरह के हालात रहे तो पोस्टमार्टम में दिक्कत आएगी। सबके अपने अपने तर्क है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। नागौर के सांसद ने बड़ी सभा बुलाई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस सभा में आगे क्या कदम बीजेपी और आरएलपी की तरफ से उठाया जाता है। जो नावा के पूर्व विधायक है, करीब 80 वर्ष की उनकी उम्र है, वो भी अनशन पर बैठे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी है, पॉलिटिकली माइलेज लेने की भी कोशिश इसमें लग रही है अब। और दूसरा परिजनों का अपना तर्क है कि सीबीआई की जांच हो।
महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। गिरोह में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। हाईवे पर चलने वाले लोगों से लूटपाट करते थे। हथियार दिखाकर ये लोगों से लूटपाट किया करते थे। तो जयपुर में लूटपाट करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर चलने वाले लोगों के साथ लूट करते थे। हथियार दिखाकर लोगों के साथ लूटपाट की थी। कितने मामलों में अब तक लूटपाट हुई है, कब से ये इस गोरख धंधे में शामिल थी, इसको लेकर पुलिस कुछ देर में खुलासा कर सकती है। फिलहाल 5 बदमाश पुलिस की हिरासत में। तो लूट गैंग का पर्दाफाश। जयपुर में 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इन पर आरोप है कि ये हाईवेज के ऊपर आने जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। ये पूरी गैंग इस समय पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इस गैंग के बारे में अब तक मिल पाई है? देखिए, ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के और ये लूटपाट की वारदात करती है। ज्यादातर इनके निशाने पर जो नेशनल हाईवेज होते हैं, वहां चलने वाले जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, टैंकर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनके ड्राइवर्स इनके निशाने होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में जो ड्राइवर जो भारी माल लेकर के आते हैं, वो इन सबके ड्राइवर उनके निशाने पे होते हैं। ये गैंग इनको पीछा करके रोकती है, हाईवे के ऊपर रोकती है। उसके बाद ड्राइवरों के जो खलासी होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको बंधक बना करके अपनी गाड़ी में पटका जाता है। उसके बाद यदि गाड़ी यानी ट्रक को लूटा जाता है, उसके अलावा जो उसमें लाखों करोड़ का जो माल होता है उनको भी ये गैंग चुरा करके भागती है, लूटपाट करके भागती है। ऐसे में अब जो ये गैंग है अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। दोपहर 1 बजे डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर इस पूरे मामले का, इस पूरी गैंग का खुलासा करेगी। फिलहाल गैंग में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जी विष्णु, क्या ये 5 लोग राजस्थान के रहने वाले हैं? जिनमें ज्यादातर बदमाश जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जयपुर और आसपास के जिलों के भी बदमाश हैं, उनसे पूछताछ जारी है और जल्द ही इनसे कई और जो वारदातें खुलेगी। जयपुर के ही आसपास के रहने वाले ये सब बदमाश हैं और एक दूसरे के साथ इनके बताया जा रहा है कि जेल में इनका कॉन्टेक्ट आपस में हुआ, वहीं पे इनकी गैंग जो बनती है उसके बाद इन्होंने एक राय होकर के और हाईवे पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। गाड़ियां इनके पास होती है, उससे ट्रकों का भारी वाहनों का ये पीछा करते, उनको हाईवे पर रुकवाने के बाद में मारपीट होती है, लूटपाट होती है, बंधक बनाया जाता है, अपहरण किया जाता है और ड्राइवर को अपहरण करने के बाद उसको आगे छोड़ करके और ये लूटपाट करके भाग जाते हैं। जी विष्णु, आप बने रहिएगा। फिर से लौटता हूं मैं आपके पास में। जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। झोटवाड़ा इलाके में शिल्प कॉलोनी की एक घटना है। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है। 3 से 4 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। विष्णु हमारे साथ बने हुए। विष्णु, क्या इस आग पर काबू पा लिया गया है? आग पर जो है काबू पा लिया गया है। झोटवाड़ा के शिल्प कॉलोनी इलाके की घटना है, जहां पर लकड़ी का गोदाम है और वहीं पर इस शिल्प कॉलोनी में चूंकि यहाँ पे लकड़ी के आइटम्स जो बनाए जाते थे, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, तो ऐसे में आज सुबह करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर आग लगी, भीषण आग लगी, लपटें उठने लगी। तो आसपास के जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन वहीं पर एक वॉलंटियर्स जो सोसाइटी है उसके मेंबर्स जो है यानी यूथ जो है वो आगे आया इस आग को बुझाने के लिए। काफी प्रयास किए गए लेकिन आग काबू नहीं आई, चूंकि आग का लपटें जो है काफी फैल चुकी थी। ऐसे में झोटवाड़ा और विश्वकर्मा इलाके से दमकलें रवाना की गई और करीब 1-1.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो है दमकल करीब नहीं मौके पर मौजूद है। झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसा बासनी इंडस्ट्रियल इलाके का है। फैक्ट्री में लकड़ी से बने सामान और केमिकल होने के कारण
आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। खबर मिलने के बाद शास्त्री नगर से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।